यूक्रेनी सशस्त्र बलों के मुख्य कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और मंत्रिमंडल पर हमला बोल दिया और बताने लगे कि उनके देश के लिए क्या क्या योगदान है। और जाहिर है उन्होंने मिखाइल फ्योदरोव पर भी हमला किया और साथ ही अपने पक्ष में सफाई देने लगे कि वे इतने भी बुरे मुख्य कमांडर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जनरल और नागरिक सरकार के बीच टकराव अब उग्र दौर में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन में फ्योदरोव के समर्थन और सिरस्की की बर्खास्तगी की मांग पर 5वें दिन भी प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद फ्योदरोव ने बताया था कि कमांडर इन चीफ के साथ टकराव हुआ और सिरस्की ने राष्ट्रपति के सामने अल्टीमेटम दिया, या वो या रक्षा मंत्री। जनरल स्टाफ ने आज सब नकारा और सिरस्की कई दिनों से चुप थे। और आज शाम 20 जुलाई को, जिस दिन शाम को सुप्रीम कमांडर इन चीफ की बैठक तय थी जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था, सिरस्की ने अपनी कई दिनों की चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मिलिटार्नी पोर्टल पर मेरा काम युद्ध है नामक एक विस्तृत कॉलम प्रकाशित किया। असल में यही उनकी सार्वजनिक सफाई है और साथ ही उन सभी को कड़ा जवाब भी है जिन्होंने उन पर टकराव और साबोटाज के आरोप लगाए थे। और ये सत्ता के उच्चतम स्तरों पर चल रही अंदरूनी जंग का सीधा सबूत भी है। आइए इस पूरे लेख को मिलकर विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसमें एक भी शब्द छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसमें बहुत कुछ दिलचस्प है। मेरी राय में व्यक्तिगत रूप से सिरस्की ने कुछ ऐसे कारनामे अपने नाम करने शुरू कर दिए हैं जो शायद असल में उनके नहीं हैं, और अब तो वो खुलकर कुछ खास कामों के लिए सफाई भी देने लगे हैं। कुल मिलाकर चलिए इस लेख को विस्तार से समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। मैं इसमें पृष्ठभूमि भी जोड़ूंगा ताकि हम सब कुछ पूरी तस्वीर की तरह देख सकें, सिर्फ कॉलम ना पढ़ें। मेरा नाम अलेक्साई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो पहला सवाल, आखिरकार यूक्रेन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की, जो कई दिनों से चुप थे, अचानक क्यों बोलने लगे? सिरस्की अपने कॉलम की शुरुआत इस स्वीकारोक्ति से करते हैं कि उन्हें सार्वजनिकता रास नहीं आती। उद्धरण, सच कहूं तो मुझे मीडिया का काम दिलचस्प नहीं लगता। मैं अपनी छवि नहीं बनाता और ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं युद्ध में लगा रहता हूं 24 घंटे 7 दिन। इसी कारण मैं शायद ही कभी इंटरव्यू देता हूं या कॉलम लिखता हूं। वजह, फिर भी उन्होंने ये लेख क्यों लिखा, अपनी बात रखने का फैसला क्यों किया? कमांडर इन चीफ इसे ऐसे समझाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरी चुप्पी को मेरी सहमति के रूप में लिया जाने लगा। सेना और जनरल स्टाफ के चारों ओर संघर्षों और तोड़फोड़ की पूरी एक मिथक गढ़ ली गई है, इसलिए एक बार मैं खुद सब कुछ कहूंगा। अब उनकी कॉलम का पहला और शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा, जिसमें रक्षा मंत्री मिखाइल फ्योदरोव से हुए विवाद का जिक्र है, जिससे ये सब शुरू हुआ। और यहां अलेक्जेंडर सिरस्की एक बहुत ही सुलह करने वाला रुख अपनाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें एक छुपा हुआ मतलब भी है। यहां आप जानते हैं, बहुत चालाकी भरी तर्क है। बर्खास्तगी की खबर के दिन सिरस्की ने आत्मविश्वास से लिखा, धन्यवाद मंत्री, आपके काम के लिए। उद्धरण देने से पहले ये याद दिला दूं, चलो तुम्हें शुभकामनाएं और सबसे जरूरी, यूक्रेन की टीम में रहो। ये आत्मविश्वास से कहा गया था। अब सिरस्की लिखते हैं, उद्धरण, मेरे लिए यह जानना हैरानी की बात थी कि मेरा और मंत्री का कोई टकराव था। मैं हमारे रिश्तों को कामकाजी मानता था, जिनमें कुछ जटिल सवाल और अलग अलग राय थीं। बड़ी जंग के दौरान 2 संस्थाओं के बीच ऐसा ही होना चाहिए। सिरस्की खुद फ्योदरोव से माफी मांगते हैं और उन्हें नाम व पिता के नाम से संबोधित करते हैं। उद्धरण, अगर मैंने किसी बात से आपको ठेस पहुंचाई हूं मिखाइल अल्बर्टोविच, माफ कीजिए, मैं कभी कभी सख्त हो जाता हूं। खैर, यह वो तुरंत बातचीत को व्यक्तियों से हटाकर निजी बातों पर ले आते हैं। लेकिन मैं आपसे और उन सभी से जो इस कहानी को दिलचस्पी से देख रहे हैं अनुरोध करता हूं कि हम व्यक्तिगत बातों पर नहीं बल्कि बड़े मुद्दे पर, जीत पर ध्यान केंद्रित करें। और इस हिस्से की मुख्य बात सिरस्की इस तरह से रखते हैं, यूक्रेन फ्योदरोव सिरस्की, यह हम में से किसी एक से कहीं बड़ी है। यूक्रेन इसलिए टिकेगा क्योंकि उसके पास सेना, संस्थाएं और काम करने वाले लाखों लोग हैं, ना कि किसी अपूरणीय व्यक्ति के कारण। उनके अनुसार इस युद्ध को सिर्फ 2 व्यक्तियों के टकराव तक सीमित करना दुश्मन की सबसे बड़ी सेवा होगी। इसके अलावा वे समाज के 2 खेमों में बंटने की बात करते हैं। उद्धरण, मैं देखता हूं कि लोग फ्योदरोव के खेमे और सिरस्की के खेमे में बंट रहे हैं। जैसे ही युद्ध या सेना से जुड़ा कोई सवाल राजनीतिक रंग ले लेता है,
वो एक नारे तक सीमित हो जाता है, जबकि वे सभी मुद्दे जिन पर अभी नेटवर्क में बहस हो रही है, जैसे अनुबंध, खरीदारी या लामबंदी, किसी भी पोस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल हैं। नारों से वे फैसले नहीं होते जिन पर लोगों की जिंदगियां निर्भर होती हैं, और इसी से वो अपना मुख्य सिद्धांत निकालता है जिस पर वो अपनी पूरी आगे की दलीलें बनाता है। उदाहरण, युद्ध असली काम से जीता जाता है, ना कि उसके इर्द गिर्द होने वाले सार्वजनिक ड्रामे से। इसलिए आगे बात रिश्तों की नहीं बल्कि काम की होगी। अब आगे सिरस्की अपनी रक्षा के मूल बिंदु पर आते हैं, खासकर जिम्मेदारी के क्षेत्रों को जनरल स्टाफ और रक्षा मंत्रालय के बीच विभाजित करने पर। यहीं से सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जहां से कहानी बनती है कि ये उसकी जिम्मेदारी थी इसलिए उसे करना चाहिए था, और ये मेरी जिम्मेदारी थी इसलिए उसका श्रेय मुझे है। जहां उपलब्धियां हैं वहीं मैं हूं, जहां गलती हुई वो फ्योदरोव है। बस कहानी यही से शुरू होती है। मतलब आगे वो असल में समझाता है कि उस पर लगाए गए कई आरोप असल में सही जगह पर नहीं हैं। उदाहरण, रक्षा मंत्रालय सेना को संसाधन देने, खरीदारी, नीतियां बनाने और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं पर नागरिक नियंत्रण रखने का काम करता है। ये बड़ा काम है जिसके बिना सेना लड़ नहीं सकती। रक्षा मंत्री को व्यक्तिगत रूप से मोर्चे की अग्रिम पंक्ति में नहीं होना चाहिए और उसे युद्ध का रणनीतिकार भी नहीं होना चाहिए। ये उसका काम या जिम्मेदारी नहीं है। युद्ध की रणनीति, ऑपरेशन की योजना, मोर्चे की स्थिति, कानून के अनुसार ये सर्वोच्च कमांडर इन चीफ के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। लंबी दूरी के हमले और क्रीमिया को अलग थलग करना, ये सब वीएसयू, एसबीयू, जीयूआर, जीपीएसयू करते हैं, और इनकी समन्वय सर्वोच्च कमांडर इन चीफ और मेरे द्वारा की जाती है। और वे ये भी जोर देते हैं कि बात किसी और की सफलता से जलन की नहीं है, बस यही तरीका है जिससे ये काम करता है। उदाहरण, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सफलता पाने से रोक रहा हूं, बल्कि इसलिए कि दुनिया की सभी सेनाओं में संस्थागत प्रक्रियाएं इसी तरह बनाई गई हैं। और यहीं पर वे रणनीति की कमी के आरोपों का जवाब भी देते हैं, और काफी सख्ती से जवाब देते हैं। जब मुझ पर रणनीति की कमी का आरोप लगाया जाता है तो मैं एक साधारण बात याद दिलाना चाहता हूं। युद्ध की रणनीति कोई सार्वजनिक दस्तावेज या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होती। यह सर्वोच्च कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट की जाती है, और इसका परिणाम मोर्चे पर दिखाई देता है, जहां 10 लाख की सेना चौथे साल भी अधिक ताकतवर दुश्मन को रोक रही है। फिर वो एक वाक्य जोड़ते हैं जो सभी आलोचकों पर ताना है, सिर्फ फ्योदरोव पर नहीं। जो कमांडर इन चीफ से सार्वजनिक रणनीति मांगता है, वो दरअसल दुश्मन के सामने उसे रखने की मांग करता है। अलग से सिरस्की उन अंतर को बताते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, जो फैशनेबल शब्दों और असली काम के बीच हैं, और सीधे मिखाइल फ्योदरोव पर निशाना साधते हैं, ये इशारा करते हुए कि वो सिर्फ बड़े बड़े शब्द बोलते हैं और कुछ नहीं करते। उदाहरण, हमारे यहाँ हाल ही में विजन के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। विजन एक उपयोगी चीज है। विजन के साथ आप एक स्टार्टअप बना सकते हैं, लेकिन युद्ध में जीत के लिए रणनीति चाहिए। विजन वांछित भविष्य की कल्पना करता है। रणनीति इस सवाल का जवाब देती है कि भंडार, गोला बारूद, लोग और समय कहां से लाए ताकि उस भविष्य तक पहुंचा जा सके। फिर भी सीधे तौर पर, भले ही स्रोत का नाम ना लेते हुए, सिरस्की फ्योदरोव के अल्टीमेटम और सेना के मैनुअल संचालन के आरोप पर जवाब देते हैं। वो अपने युद्ध अनुभव का हवाला देते हैं। उदाहरण, मैं 40 से अधिक वर्षों से सेना में सेवा कर रहा हूं। मैं एक फौजी आदमी हूं। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को अल्टीमेटम नहीं देता और ना ही मैसेजिंग ऐप्स के जरिए सेना का संचालन करता हूं। 1 मिलियन की सेना व्हाट्सएप पर नहीं चलाई जाती। इसे मुख्यालय, आदेशों और स्थान पर मौजूद कमांडरों की जिम्मेदारी के जरिए चलाया जाता है। इसके विपरीत प्रमाण देने के लिए कि वो प्रबंधन को विकेंद्रीकृत कर रहा है और सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो एक ठोस निर्णय का उदाहरण देता है। उदाहरण, हाल में मैंने कोर कमांडरों को सैनिकों के स्थानांतरण सहित कई अधिकार सौंपे, जिससे वे कोर के भीतर सैनिकों का स्थानांतरण कर सकते हैं। यही हर चीज को खुद नियंत्रित करने के ठीक उलट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिरस्की के कॉलम के सबसे अहम और मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक है। ये उस आरोप का जवाब है कि सिरस्की ड्रोन को कम आंकते हैं और वो सेना में तकनीक के खिलाफ है। वो इस आरोप को सबसे अजीब बताते हैं जो उन्होंने सुना है। आगे उनकी बात, अलग सैन्य शाखा के रूप में ड्रोन सिस्टम बल मैंने ही बनाया था।
मैंने खुद राष्ट्रपति को माद्यार की उम्मीदवारी दी थी ताकि ड्रोन सिस्टम की कमान मेजर माद्यार को सौंपी जा सके। ये एक अलोकप्रिय फैसला था और मैंने इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ली थी। यहां अगर सच कहूं तो मैं खुद नहीं समझ पाया कि ड्रोन सिस्टम की ताकत बनाने का फैसला कब से अलोकप्रिय हो गया। अगर आप समझ पाए हों तो कृपया बताइए, क्योंकि ये जो अलोकप्रिय वाली बात है ये थोड़ी सी लोक लुभावन लगती है। ऐसा आमतौर पर राजनेता कहते हैं। मैंने एक अलोकप्रिय फैसला लिया जिसने हमें कुछ शानदार नतीजों तक पहुंचाया। वो कहते हैं एसबीएस एक अलोकप्रिय फैसला था, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और ये रहे नतीजे। मुझे नहीं पता। वे बताते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट मडेयार ब्रॉडी को क्यों चुना। उदाहरण, क्योंकि वो सिर्फ एक सिपाही से अफसर नहीं बने, बल्कि उन्होंने एक अनोखी यूनिट बनाई और उनके पास दूरदृष्टि है। हम सब रोज इसका नतीजा देखते हैं। मैं खासकर मडेयार को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अब इस पूरी कहानी से सिरस्की का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। वो इंसान जो ड्रोन से लड़ना नहीं चाहता, वो दुनिया में पहली बार ड्रोन सिस्टम्स की अलग शाखा नहीं बनाता और ना ही सैन्य परंपराओं के खिलाफ जाकर उसके लिए कमांडर नियुक्त करता है। खैर, अब तो साफ है कि अब फ्योदोरोव और सिरस्की इस बात पर भिड़ेंगे कि आखिर इसका श्रेय किसे जाता है। सिरस्की पहले ही इशारा कर रहे हैं कि ड्रोन सिस्टम्स की शाखा बनाना और रूस पर ड्रोन से हमले करना उनकी अपनी उपलब्धि है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि यह सही है या नहीं। आगे वो अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, जो कि फ्रंट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये चेतावनी देते हैं कि सिर्फ ड्रोन की ओर झुकाव ना हो। उदाहरण, आजकल ड्रोन बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक तथ्य है। लेकिन ड्रोन के प्रभावी संचालन के लिए युद्ध के मैदान को तैयार करने के लिए तोपखाना, मोर्टार, इंजीनियरिंग साधन, वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और दर्जनों अन्य चीजें चाहिए। उनके अनुसार जनरल स्टाफ रक्षा मंत्रालय को युद्ध के लिए जरूरी सभी चीजों की पूरी सूची देता है। सब कुछ खरीदना चाहिए, ना कि सिर्फ वही जो अभी ट्रेंड में है। सिरस्की लिखते हैं, ये उसी सवाल का जवाब है जिसे हम पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। जनरल लोग सच में मिखाइल फ्योदोरोव पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो सेना के लिए बिल्कुल वही चीजें नहीं खरीद रहे हैं जो उन्होंने मांगी थीं। अगर हम मोर्टार मांगे तो ड्रोन नहीं खरीदे जा सकते। फ्योदोरोव ने इशारा किया कि जनरल सिर्फ कुछ खास निर्माताओं से ही कुछ खास हथियार खरीदने की मांग कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू देता था। और फिर सिरस्की ने चेतावनी दी कि उनके शब्दों में अचानक किए गए प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण, हम किसी काल्पनिक छोटे देश से युद्ध नहीं कर रहे हैं। हमारे खिलाफ एक ऐसा दुश्मन है जो हर मामले में हमसे बेहतर है, जो तोपखाने, वायुसेना और पैदल सेना सहित हर तरीके से लड़ रहा है। मैं 2 महीनों में 1 मिलियन की सेना को ड्रोन पर नहीं ला सकता और कह नहीं सकता अब हम ऐसे लड़ेंगे, और ऐसे कदम को वो दुस्साहस कहता है। अलेक्जेंडर सिरस्की इस आरोप का भी जवाब देते हैं कि वो केवल अपने वफादार लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जो वफादार नहीं होते वे निचले पदों पर ही रहते हैं। यहां वो उपनामों की एक लंबी सूची पेश करते हैं। उदाहरण, माद्यार, ओपुस्तोल, ग्नातोव, आंद्रेई बेलेत्स्की, रेडिस, वेरेस, अखिलेस, येवगेनी, करास। इस सूची को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये वे लोग हैं जो कनिष्ठ अधिकारी वर्ग से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं। मैं उन्हें नियुक्त करता हूं, मैं उन्हें पदोन्नत करता हूं, मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं। इनमें से कई नियुक्तियां सिस्टम में अलोकप्रिय थीं। मैंने ये नियुक्तियां की क्योंकि मेरा एकमात्र मापदंड परिणाम है। दोस्तों, और फिर से मैं खुद को रोक नहीं सकता, इनमें से किस जुझारू अधिकारी की नियुक्ति अलोकप्रिय थी? यहां सिरस्की दोबारा अपने कॉलम में बताते हैं कि उन्होंने कुछ अलोकप्रिय फैसले लिए। सिरस्की बार बार क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ा जोखिम उठा रहे थे या अलोकप्रिय फैसला ले रहे थे। आसपास सभी विरोधी थे, फिर भी उन्होंने एक अलोकप्रिय व्यक्ति को नियुक्त करके कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया। सिरस्की फिर कह रहे हैं कि वे अलोकप्रिय नियुक्तियां कर रहे हैं। मैं उन्हें पदोन्नत करता हूं और उनका ध्यान रखता हूं। इनमें से कई नियुक्तियां सिस्टम में अलोकप्रिय थीं। Кто из них был
यहाँ सिरस्की दूसरी बार कॉलम में अलोप्रिय फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं। रेडिस, वेरिस, अखिलेस या एवेगेनी करास, ये वही लोग हैं जिन्हें सिरस्की ने खुद गिनाया है। इनमें से कौन अलोप्रिय था, मैं इस तर्क को नहीं समझता। अगर आप समझते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। शायद मैंने कुछ नजरअंदाज किया हो। अगर ऐसा है तो मैं मानूंगा कि मुझसे गलती हुई है। सिरस्की तबादलों की नौकरशाही की समस्या स्वीकार करते हैं, लेकिन तुरंत कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है। जानते हैं क्यों? ये रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। उद्धरण: हाँ, तबादलों की प्रक्रियाएं लंबी और जटिल हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं उन नियमों द्वारा निर्धारित की गई हैं जो मुझसे बहुत पहले बनाए गए थे और जिन्हें बदलना रक्षा मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। मैं ऐसे किसी भी सरलीकरण का समर्थन करूंगा जिससे सेना की नियंत्रण क्षमता बनी रहे। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां सिरस्की आखिरकार खुलकर मिखाइल फेदोरोव पर हमला करना शुरू करते हैं। सबसे तीखा, वास्तव में पलटवार करने वाला हिस्सा रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक काम के बारे में है। यहां सिरस्की ऐसे तथ्य पेश करते हैं जो सीधे फेदोरोव पर वार करते हैं। पहला, सैनिकों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। याद है, हमने भी इस विषय पर इसी यूट्यूब चैनल पर चर्चा की थी। उद्धरण: नए कॉन्ट्रैक्ट्स 1 महीने से भी ज्यादा पहले पेश किए गए थे। आज की तारीख तक मिलियन की सेना में से लगभग 2000 सैनिकों ने ही इन्हें साइन किया है। इसके साथ ही मुझे बड़ी संख्या में निरुत्साहित सैनिक और अधिकारी मिले जो एक तरह की शर्तों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। आगे वो इस पहल की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हैं और उसकी तुलना करते हैं कि इसे कैसे किया जाना चाहिए था। वो कहते हैं ये गलत है, इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए था, उन्हें पता है कैसे करना है। उद्धरण: खुद इस प्रयोग से संबंधित आदेश गंभीर कानूनी सवाल उठाता है। तुलना करें। आंतरिक मामलों के मंत्रालय की प्रणाली में वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, बजट में बदलाव और संसद के जरिए की गई। यही है निर्णय और प्रस्तुति के बीच का अंतर, क्योंकि प्रस्तुतियां आत्म प्रस्तुति में नहीं बदलनी चाहिए। हर स्लाइड के पीछे एक दस्तावेज, बजट और कार्यक्रम होना चाहिए, प्रक्रिया, वरना निर्णय की जगह सेना को निराशा मिलती है। मैं सिरस्की से आंशिक रूप से सहमत हूं कि हर स्लाइड के पीछे दस्तावेज, बजट और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। यह सब प्रस्तुत करने से पहले सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से सही तरीके से गणना किया जाना चाहिए था। और वही बात सिरस्की भी मोबिलाइजेशन सुधार के बारे में कहते हैं। मैं फिर से जोर देता हूं कि ये काम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सौंपा है, लेकिन इसे पूरा करना उनका काम नहीं है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय का काम है। आगे सिरस्की का एक और उद्धरण है। ये उद्धरण बहुत कुछ स्पष्ट करता है, जिसमें उसके और फेडोरोव के बीच तीखा टकराव था। दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे और कह रहे थे कि अच्छी बातें मेरी वजह से, बुरी बातें उसकी वजह से हैं। आगे उद्धरण है। थल सेना और क्षेत्रीय भर्ती केंद्र मेरी देखरेख में हैं और हम बदलाव के लिए तैयार हैं। हम संसद की सभी बैठकों में शामिल होते हैं। हम सभी उल्लंघनों को राज्य जांच ब्यूरो को भेजते हैं। हम पुलिस को लामबंदी में शामिल करने पर जोर देते हैं। लेकिन असली सुधार विधायी और प्रशासनिक कार्य विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय का है। मैं उसका वैसे ही इंतजार कर रहा हूं जैसे देश कर रहा है। खैर, संक्षेप में यहां सिरस्की सीधे शब्दों में कह रहे हैं, सुनिए, लामबंदी है, इसमें समस्याएं हैं, टीसीके के साथ भी समस्याएं हैं, लेकिन इन सवालों को लेकर मेरे पीछे मत पड़ो। इसका काम फ्योडोरोव को करना चाहिए था। वो कहते हैं, लामबंदी और टीसीके रक्षा मंत्रालय का मामला है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। कुछ ठीक न लगे तो सब वहां भेजो। और फ्योदोरोव अपनी तरफ से ये भरोसा दिलाते हैं कि मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि टीसीके सीधे जमीनी सेना के अधीन है और जमीनी सेना सीधे अलेक्जेंडर सिरस्की के अधीन है। इस समस्या को हल करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। कुल मिलाकर वे फिर से एक दूसरे पर वही जटिल समस्या डाल रहे हैं। लेकिन फ्योदोरोव के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप सैनिकों के वेतन भत्तों से जुड़ा है। यह वाकई में एक विवादास्पद मुद्दा है और यहां सिरस्की आंशिक रूप से उनसे सहमत भी हुआ जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर जब आप मोर्चे पर, और सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी नतीजों को देखते हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि शायद इस प्रयोग को करना वाकई में सही होता। इसका मतलब है कि सिरस्की सीधे तौर पर सैनिकों के वेतन भत्तों की समस्या को फ्योदोरोव के फैसले से जोड़ते हैं। उदाहरण,
मंत्री फ्योदरोव ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि सैनिकों की तनख्वाह का एक हिस्सा ड्रोन की खरीद के लिए भेजा गया था और इसी वजह से दूसरी छमाही के लिए भुगतान की फंडिंग का सवाल खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर मुख्य कमांडर की स्थिति को मूल रूप से आज छपी इस पूरी कॉलम की चरम सीमा माना जा सकता है। उद्धरण: सीधे कहूंगा, सैनिक की तनख्वाह कोई पुनर्वितरण के लिए रिजर्व नहीं है। ये उन लोगों के लिए राज्य की जिम्मेदारी है जो रोज जान जोखिम में डालते हैं। सिरस्की के अनुसार सरकार के साथ मिलकर अभी समाधान खोजा जा रहा है ताकि हर सैनिक को समय पर और पूरी राशि मिल सके। और जैसा कि वो कहते हैं, भविष्य के लिए ये एक सबक है। अरबों के फैसले बिना 10 लाख लोगों पर पड़ने वाले असर का हिसाब लगाए नहीं लिए जा सकते। अलेक्जेंड्रा सिरस्की जोर देते हैं कि वो ये संदेश किसे संबोधित कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारियों और असंतुष्टों के लिए ताना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये लेख सोशल मीडिया पर बहस करने वालों के लिए नहीं, बल्कि रोजाना युद्ध का बोझ उठाने वालों के लिए है। हमारे योद्धाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट पर किसने किसे बहस में हरा दिया। उन्हें गोले, रोटेशन, समय पर भुगतान और ये भरोसा चाहिए कि सरकार उनके पीछे काम कर रही है, न कि आपस में झगड़ रही है। अंत में सिरस्की उन बातों पर जोर देते हैं जो एक साथ गूंजती हैं, जैसे राज्य के प्रति वफादारी की शपथ और जैसे ये बयान कि वो कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखते। उदाहरण: मैं मंत्रालय से नहीं लड़ रहा हूं, मैं रूस से लड़ रहा हूं। जनरल स्टाफ ने कभी भी मंत्रालय का विरोध नहीं किया। हमने हर मंत्री के साथ सहयोग किया है और आगे भी करेंगे, जिसे राज्य नियुक्त करेगा, क्योंकि सेना में चयन नहीं होता कि किसके साथ सेवा करनी है। सेना में आदेश माने जाते हैं और अपना काम किया जाता है। और ये पूरी कॉलम, मैं कहूंगा, लगभग यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के कार्यक्रमात्मक बयान के साथ समाप्त होती है। उद्धरण: मेरा काम युद्ध है, रणनीति, मोर्चा, लोग, यही मैं करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। इंटरव्यू और कॉलम के बिना ही बेहतर है। मतलब यह है कि मुझसे दूर रहो, मैं लड़ रहा हूं, बस मेरे काम में दखल मत दो। और अंत में जो इस पूरे पाठ की मुख्य बात पर वापस लाता है वो इस तरह है: यूक्रेन किसी भी नाम से बढ़कर है और यूक्रेन तभी टिकेगा जब हर कोई अपनी जगह पर अपना काम करेगा। अब थोड़ा और पृष्ठभूमि जोड़ते हैं। यूक्रेन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की का कॉलम ऐसे ही नहीं आया और इसका आज 20 जुलाई को आना भी कोई संयोग नहीं है। संक्षेप में सब कुछ 15 जुलाई को शुरू हुआ, जब ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव को बर्खास्त किया और इसे मंत्रिमंडल के इस्तीफे के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में हम सभी को पता चला कि सारी समस्या फेदोरोव और सिरस्की के बीच सुलझ न सकने वाले टकराव में थी। फिर समस्याएं शुरू हो गईं। पहले फेदोरोव के समर्थन में और फिर सिरस्की के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लोग फेदोरोव को फिर से रक्षा मंत्री बनाने और सिरस्की को हटाने की मांग कर रहे थे। फेदोरोव ने पहले संकेत दिया था कि वे सिर्फ रक्षा मंत्री बनकर लौटेंगे। सिरस्की के कॉलम से स्पष्ट है कि वे जाने का इरादा ही नहीं रखते। और इसी बीच प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में ज़ेलेंस्की लगातार कई दिनों तक खुद मैदानी कमांडरों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। इसमें ड्रोपाती यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के डिप्टी चीफ व्लादिमीर गोरबात्युक और हवाई आक्रमण बलों के कमांडर ओलेग अपोस्तोल शामिल हैं। ये तीसरे सेना कोर के कमांडर आंद्रे बेलेत्स्की हैं, साथ ही अन्य लोग भी हैं। लेकिन फिलहाल इन्हीं 4 लोगों के नाम पर सारी चर्चा हो रही है कि ये ही सिरस्की की जगह पद के उम्मीदवार हैं। इन सभी को अलेक्जेंडर सिरस्की के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस पर मैंने विस्तार से एपिसोड बनाया है, इसलिए यहां ज्यादा नहीं बताऊंगा। जरूर मेरे YouTube चैनल पर जाएं और उसे देखें। और बेहतर होगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पेची और न्यूज को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर सभी सामग्री आती है और वहीं पर YouTube पर नए एपिसोड्स के सभी अनाउंसमेंट्स भी आते हैं, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और साफ साफ समझ सकें कि आपको क्या देखना है और क्या देखना जरूरी नहीं है। वहां मैं वीडियो अनाउंसमेंट और एपिसोड की पूरी संरचना साफ लिखता हूं, जिससे आप पहले ही संक्षेप में समझ सकते हैं कि एपिसोड किस बारे में होगा। अरे माफ कीजिए, चलिए वापस विषय पर आते हैं। 20 जून को ही, जिस दिन सिरस्की का कॉलम छपा,
जनरल स्टाफ ने सिरस्की की बर्खास्तगी की अफवाहों का खंडन करते हुए बयान दिया कि वो और ग्नातोव अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और बर्खास्तगी केवल राष्ट्रपति के आदेश से हो सकती है। राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख किरिल बुदानोव ने आज जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जेलेंस्की ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनी है और इसी सब के बीच घोषणा से कुछ घंटे पहले आज के लिए सर्वोच्च कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की ने अपनी ये कॉलम प्रकाशित की। असल में ये उनका निर्णायक क्षण पर अपनी सफाई में दिया गया सार्वजनिक बयान है। वो सभी मुख्य आरोपों का जवाब देते हैं, रक्षा मंत्रालय पर पलटवार करते हैं और साथ ही राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, ये बताते हुए कि वो किसी भी मंत्री के साथ काम करेंगे जिसे नियुक्त किया जाएगा। शुरुआत में वो फ्योदरोव से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि कभी कभी सख्त हो जाता हूं, शायद तुम्हें समझ नहीं पाया और लगा नहीं कि हमारे बीच टकराव है। ये भी याद दिलाना चाहिए कि सिरस्की ने फरवरी 2024 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की कमान संभाली थी। उस समय के लोकप्रिय वालेरी जलुजनी की जगह ली थी, जिन्हें बाद में लंदन में राजदूत बना दिया गया। और यूक्रेनी और पश्चिमी मीडिया में सिरस्की को कई बार सख्त कहा जा चुका है। उन्हें कसाई कहा जाता है क्योंकि वे हर हाल में मोर्चा संभालते हैं, जिससे आलोचक भारी नुकसान से जोड़ते हैं। क्या आज की सर्वोच्च कमांडर की बैठक के बाद सिरस्की को बर्खास्त करने का आदेश आएगा या उनका कॉलम सफल रक्षा का हिस्सा बन जाएगी? क्या वो पद पर रहेंगे या नहीं, ये कुछ घंटों या दिनों में पता चलेगा। अभी के लिए जब मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, घोषित सर्वोच्च कमांडर की बैठक शुरू नहीं हुई है। अब तो संदेह है कि शायद आज बैठक ना हो सके या फिर वो बहुत देर रात को होगी। और अभी सच में मतलब उम्मीदवार की तलाश जारी है, या फिर जेलेंस्की अभी भी सिरस्की को हटाने और किसी दूसरे कमांडर को लाने के फैसले पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी सब कुछ पूरी तरह से अनिश्चित है, लेकिन मैं जोर देकर कहूंगा, सिरस्की का वो बयान जिसमें वो सफाई देता है, अपनी रक्षा करता है और पलटवार करता है, ये दिखाता है कि सच में उसके सिर पर ये डेमोक्लिस की तलवार लटक रही है और शायद सच में उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिन स्रोतों से मैं जुड़ा हूं, वे कहते हैं कि ये सच में तैयार किया जा रहा है। इसलिए यहां मैं बात को अधूरा छोड़ता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें अगर आप समर्थन करना चाहते हैं। इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। डोनेशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का उपयोग करें। मैं याद दिला दूं, हम सिर्फ स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, किसी मीडिया या राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए आपका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ रुकता हूँ। अपना ध्यान रखें। अलविदा।